हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। इस चैनल पर हम सभी एक ऐसे वीडियो को, एक ऐसे कंटेंट को यहाँ पर तैयार करेंगे जो कि आपके आने वाली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्लस एग्जाम बोर्ड में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की बुक है वो बाइबल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। उसी बुक को अगर कोई टीचर लाइन बाय लाइन पढ़ाता है तो इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। नहीं तो अगर आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वो कहावत सुने ना, अधद गगरी छलकत जाए, तो उस तरह का हाल नहीं होना चाहिए। जो भी पढ़िए पूरा पढ़िए। इस चैप्टर को मैं नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, फिर वही सेम लाइन हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो गाइस, ये जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं और चारों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जनरली जो पहला चैप्टर है उसमें हम जानेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी लाइव हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, किसी के अंदर भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो जानेंगे। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर में हम स्पेशली प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हम जानेंगे ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद जब हम पूरी तरह से प्रोसेस को जान लेंगे, कैसे होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्यों होता है रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में। ओके, तो चलिए अब आते हैं। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन होते हैं 2 तरीके के, याद रखो। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन होते हैं 2 तरीके के। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या होता है? पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ नोट बुक में भी दिया हुआ, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट आगे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर मैं आपसे एक लाइन में बताना चाहूं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। व्हेन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब कि फ्यूजन नहीं होगा गैमेट का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कई बार मिलेगी, अभी से दिमाग में बैठा लो। अब आपने ये तो बता दिया कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप लोगों ने क्लास 8, 9th में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, छोटे छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो भाई ये जो चीज है रिप्रोडक्शन, जो हम यहां पढ़ना चाहते हैं, ये आखिर है क्या, रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, चलिए देखते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब कि देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है ये तो पता चल गया, अब रिप्रोडक्शन क्यों होता है ये जान लेते हैं। देखिए, reproduction is the process in organism that ensures continuity of life. Reproduction is the process in living organism that ensures continuity of the life. देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी जो डेथ है वो परमानेंट है। डेथ होगी, जरूर होगी। कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में। अगर एक ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है तो वो जरूर मरेगा, वो जरूर मरेगा। लेकिन देखिए, अब अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म जन्म लिया है और उसने अपनी लाइफ जी, उसकी नेचुरली डेथ हो गई, वह नेचुरल
नेचुरल तरीके से मरा। अब आप एक बात बताइए, जो लोग 1700 ईस्वी में, जो लोग 1700 सन में जिंदा थे, वो लोग क्या आज आपको मिलेंगे? जो लोग 1800 1500 ईस्वी में जिंदा थे, वो लोग क्या आज आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, राइट ना? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। देखो, ये महाराणा प्रताप हो गए और ये शिवाजी हो गए, बहुत बड़े बड़े राजा थे। अब क्या आप इन लोगों से मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये क्या थे? ये ह्यूमन बींग्स थे। तो आप कह सकते हो ह्यूमन बींग्स तो आज भी जिंदा है, ह्यूमन बींग्स तो आज के भी टाइम में है, लेकिन ये लोग नहीं हैं। अब आज के डेट में कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आपको ये बताए कि मैंने 1755 में इस राजा को देखा था या 1855 में इस राजा को देखा था? ऐसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग मर चुके हैं, राइट ना? तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है, इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है, अगर किसी इंसान ने जन्म लिया है, इंसान छोड़ो किसी ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है, तो उसकी डेथ जो है परमानेंट है, उसकी डेथ तय है। अगर ये डेथ हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो जाने चाहिए। तो इस ऑर्गेनिज्म को खत्म होने से बचाने के लिए, लाइफ की कंटिन्यूटी को खत्म होने से बचाने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए क्या किया जाता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसलिए जरूरी है कि जो लाइफ है, जो जीवन है, जो जीवन आगे चल सके, इसलिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, फिर वो ऑफस्प्रिंग बड़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद से काम धाम करते हैं, फिर जॉब वगैरह करते हैं और फिर उनके भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, वो भी जॉब करते हैं। फिर क्या होता है? फिर बुढ़वा होते हैं, दांतवा भी टूटता है, निहुर के चलते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है उससे एक नई जनरेशन बन के आती है। क्या आती है? एक नई जनरेशन बन के आती है। वो पुरानी वाली जनरेशन थी ना, वो लाइफ को कंटिन्यू रखी, उसने अपना काम कर दिया, अब आगे एक जनरेशन बन गई, वो जनरेशन आगे चलती रहेगी। अब चलिए अब जानते हैं लाइफ स्पेन क्या होता है। डोंट वरी, आगे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को हम कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं नोट्स के साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए कि चैप्टर आखिर किसके बारे में, चैप्टर में आखिर है क्या। अब इतनी देर से मैं जो बात कर रहा था कि जो ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है उसको मरना भी है, तो देखिए जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के जो टाइम पीरियड है, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी बीमारी के कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको लाइफ स्पेन नहीं कहोगे, उसको लाइफ स्पेन नहीं कहोगे। एक ऑर्गेनिज्म है, उसने जन्म लिया, उसकी नेचुरल डेथ हुई, उसकी नेचुरल डेथ होगी, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पेन। द टाइम पीरियड ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। अब मान लीजिए एक पैरट है, पैरट 140 वर्ष जीता है, अगर बीच में वो मरे ना, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी भी कारण से न मरे और उसकी नेचुरली डेथ हो, वो 140 वर्ष ही जिएगा। एज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, वरना पैरट के अलग अलग स्पीसीज में आपको अलग अलग लाइफ स्पेन देखने को मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 140 वर्ष ही माना जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं लाइफ स्पेन। देख लेते हैं लाइफ स्पेन। पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, याद रखो, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म लाइव्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, और एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रह सकता है। एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रह सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बटरफ्लाई है, उसका 1 से 2 वीक का लाइफ स्पेन है, तो वह बटरफ्लाई 1 से 2 वीक ही जिएगी। नेचुरली अगर वो मरती है तो उसका लाइफ स्पेन कितना होगा? 1 से 2 वीक का होगा। अगर उससे पहले
किसी भी वजह से मर जाती है तो उसको लाइफ स्पैन नहीं बोलोगे। नेचुरली डेथ जो वर्ड है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। वॉट एवर बी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। देखिए लाइफ स्पेन कुछ भी हो, कोई एक मंथ जी रहा हो या 100 साल जी रहा हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सिर्फ ह्यूमन बीइंग या बटरफ्लाई की बात नहीं की जा रही है, पूरा चैप्टर ही ऑर्गेनिज्म के बारे में है। तो यहां पर लाइफ स्पेन का मतलब होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ भी लाइफ स्पेन हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका कुछ भी लाइफ स्पेन जो डेथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी, जरूर होगी। इसका मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, एक्सेप्ट इस ससुरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। किसको? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। अब मैं ऐसा क्यों कहा एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? तो क्या इस ससुरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है? क्या वो अमर है? नहीं, वो अमर नहीं है, क्योंकि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पेन। जो ससुरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती, उसके अंदर डेथ नहीं होती। वो खत्म तो होता है, उसकी एंड तो होती है, लेकिन उसके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती। ठीक है, समझ लीजिए जो प्रोटोजोआ है, अब ये जो प्रोटोजोआ आगे, मान लीजिए एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ आगे चल के 2 प्रोटोजोआ में डिवाइड करता है, तो ये वाला प्रोटोजोआ तो खत्म हो गया ना, तो इसका मतलब प्रोटोजोआ ने डिवाइड कर लेगा। अब 2 नए प्रोटोजोआ बन गए। अब जो पहले वाला प्रोटोजोआ था ना वो तो खत्म हो गया, वो तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका एंड होता है। इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन का जो टाइम पीरियड होता है उसको लाइफ स्पेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए लाइफ स्पेन जो है ना बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे बनियान ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री। कहने का मतलब है कि लाइफ स्पेन बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। 100 सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं, 1000 सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विथ साइज। एग्जांपल है क्रो एंड पैरट, मैंगो एंड पीपल ट्री। देखिए जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म की, वह उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल में क्रो और पैरट, कौवा और पैरट दोनों का साइज लगभग एक जैसा है, बट दोनों के लाइफ स्पैन में अलग अलग है। मैंगो और पीपल ट्री दोनों ही बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मैंगो भी एक ट्री है और पीपल भी एक ट्री है, बट दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा अंतर है कि नहीं? अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। एक का बहुत ही ज्यादा है तो एक का बहुत ही कम है लाइफ स्पैन। चलिए अब हम लोग आगे एनसीईआरटी पे, हम लोग नोट से पढ़ने के बाद से एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब क्या क्या है चैप्टर में फाइनली देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में 2 ही चीजों के बारे में बात की गई है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रहा आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जर्नली हमने यही पढ़ा था ना, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यही पढ़ा था ना, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। ठीक है, एक ऐसा टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, वो किसको शो करता है? वो टाइम पीरियड क्या है? इट इज नोन एज लाइफ स्पेन। ठीक है, चलिए life span of a few organism are given in figure 1.1. several other organism are drawn for which you should find out their life span and you write in the space provided. ठीक है,
देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हम लोग आगे देखेंगे, उसमें कई ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन दिया हुआ है, कईयों के लाइफ स्पेन नहीं दिया हुआ है। तो आपको फील करना है, मैं आपके लिए फील कर दिया हूं, आप आगे वीडियो देखते रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। देखिए आगे देखते हैं। Examine the lifespan of organism represent in the figure 1.1 into both interesting and intriguing to know that it may be as short as few days या as long as a few thousand year. Between these two extreme are the lifespan of most other living organism. ठीक है, आप इस फिगर को देख लो, आप इस फिगर को देख लो, देखो पहले अच्छे से। अब देखो अगर आप इस वाले फिगर को देखते हो तो किसी का लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा है, 1 से 2 वीक, और क्रो का तो 15 सालों का लाइफ स्पैन है, और पैरट का तो 140 सालों का लाइफ स्पैन। देखिए क्रो का 15 ईयर्स, पैरट का 114 ईयर्स। ठीक है, तो अलग अलग लाइफ स्पैन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। वेट अ सेकंड, ये रहा पैरट का 140 ईयर्स। अब क्रो और पैरट एक जैसे दिखते हैं, साइज में भी दिखते हैं, बट क्रो का लाइफ स्पैन 15 सालों का है और पैरट का लाइफ स्पैन 140 सालों का है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी का तो लाइफ स्पैन बहुत छोटा भी हो सकता है, कुछ दिनों का ही, और किसी का लाइफ स्पैन 100 सालों का, हजार सालों तक का भी लाइफ स्पैन हो सकता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए दो एक्सट्रीम के बीच में कुछ दिनों का लाइफ स्पैन और कई सालों का लाइफ स्पैन, इन दोनों डिफरेंसेस के बीच में लाई करता है सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन। मैं क्या बोला, एक बार मैं आपको और बता दूं। देखिए दो एक्सट्रीम के बीच में कुछ दिनों का लाइफ स्पैन और कई सालों का लाइफ स्पैन, इन दोनों डिफरेंसेस के बीच में लाई करता है सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। You may know that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. The size of crow and parrot are not very different at their lifespan, so a wide difference. ठीक है, देखिए वही बात यहाँ पे बताई जा रही है जो मैं अभी आपको बताया हूं। जो लाइफ स्पैन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डिपेंड नहीं करता कि कितना छोटा साइज है ऑर्गेनिज्म का या कितना बड़ा साइज है। जैसे कि क्रो और पैरट, उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी उनका जो लाइफ स्पैन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। क्रो का 15 साल, पैरट का 140 साल, कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन साइज तो सेम है ना। तो इससे पता चलता है कि जो लाइफ स्पैन है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज ए मच शॉर्टेन लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। ठीक, वही सेम बात जो मैं आपको अभी नोट्स में बताया हूं। और सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देखें तो जो मैंगो का ट्री होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत छोटी होती है अगर हम कंपेयर करें पीपल के पेड़ के साथ तो। ठीक है, whatever with the lifespan death of every individual organism is a certainty. No individual is immortal except single cell organism. ठीक है, तो कुछ भी लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो हर हाल में होगी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, या इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट इस ससुरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। आपको पहले ही बता दिया हूं, इस ससुरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मरते नहीं हैं, वो डिवाइड करते हैं, वो दो नए ऑर्गेनिज्म दे जाते हैं, दो नए ऑफस्प्रिंग दे जाते हैं। ठीक है, given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousands years?
ठीक है। देखिए, अगर हम इस पार्टिकुलर लाइफ स्पेन को ध्यान में रखें तो क्या आप सोच सकते हो कितने सारे नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल इस अर्थ पर रहे होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ पर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। There must be some process in living organism that ensures this continuity. देखिए, अगर एक क्रो 15 सालों में मर जाता है तो 15 सालों में ही उस क्रो को खत्म हो जाना चाहिए। तो आज भी हमें क्रो क्यों दिखने को मिलते हैं? क्या ऐसा कभी हुआ है जो क्रो 1700 ईस्वी में जिंदा थे वो आज भी जिंदा हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब उस क्रो की जो स्पीसीज है वो किसी ना किसी तरीके से तो आगे बढ़ी होगी, किसी ना किसी प्रोसेस से तो आगे बढ़ी होगी। कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। कौन सा? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से आगे बढ़ी हुई। क्रो ने रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज को आगे कंटिन्यू रखा, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू रखा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो स्पीसीज कब की खत्म हो चुकी होती, ह्यूमंस भी नहीं होते अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Yes, you are talking about reproduction, something that you takes for granted. ठीक है, देखिए, अब ये जो लाइफ की कंटिन्यूटी को शो करता है, ना, लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जिस प्रोसेस को किया जाता है वो होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, वी टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब आप इस डायग्राम को देख लीजिए, कहीं कहीं लाइफ स्पेन दिया हुआ है, कहीं कहीं लाइफ स्पेन नहीं दिया हुआ है। तो जिसका लाइफ स्पेन नहीं दिया हुआ है उसको हमने चार्ट में फिल कर दिया है। आप लोग भी फिल कर लेना, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। जनरली यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम है, और उन्हीं के सामने उनका लाइफ स्पेन लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है? 60 से 90 ईयर्स। डॉग का लाइफ स्पेन कितना होता है? 20 से 30 ईयर्स। बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन 1 से 2 वीक। क्रो का लाइफ स्पेन 50 ईयर्स। पैरट का लाइफ स्पेन 140 ईयर्स। का लाइफ स्पेन 20 से 25 ईयर्स। हॉर्स का लाइफ स्पेन 60 ईयर्स। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का 30 ईयर्स। टोटोइस 100 से 150 ईयर्स। 100 से 150 ईयर्स। रोज का 5 से 7 डे। बनाना ट्री 25 ईयर्स। राइस प्लांट 3 से 4 मंथ। बनियान ट्री 200 ईयर्स। ठीक है, चलिए इसको आप डायग्राम में फिल जरूर कर लेना। उन्होंने बोला था इंटरनेट से फिल कर लेना, एनसीईआरटी वालों ने बोला और हमने फिल कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए वही सेम लाइन, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो यहाँ पर एक यंग वंश को जन्म देता है, एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है जो उसके जैसे ही सिमिलर होता है। देखिए, सिमिलर और आइडेंटिकल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिमिलर और आइडेंटिकल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिमिलर का मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता। सिमिलर का मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट कॉमन कॉपी। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट कॉमन कॉपी। देखिए, आइडेंटिकल वर्ड हम लोग यूज करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों के लिए। आइडेंटिकल वर्ड किसके लिए यूज करोगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों के लिए, जिसके लिए हम स्पेशल वर्ड क्लोन यूज करते हैं। और सिमिलर हम यूज करते हैं एज ए जर्नल रिप्रोडक्शन के लिए। स्क्रीनशॉट्स लेना है, ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। देखिए,
अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ही ले लीजिए। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, जॉब होगा, फिर शादी होगी, उसके भी बाल बच्चे पैदा होंगे, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और रिप्रोडक्शन हो गया, फिर जो बुढ़वा होगा निहुर के चलेगा, दांतों अभी टूटेगा, एक दिन मर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, मैच्योरेशन के स्टेज में गया और रिप्रोडक्शन किया और फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर लिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक साइकिल ही तो चल रही है। पहले जन्म होता है, जिस ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है वो ग्रो करता है और फिर डेथ हो गई। तो यहां पर एक लाइफ साइकिल ही तो चल रही है, ठीक है। देखिए, रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। देखिए रिप्रोडक्शन की वजह से किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूं कि अगर आप आज से 200 साल पहले चले जाओ तो कोई भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा इस दुनिया में, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, वो अपना लाइफ कंप्लीट कर लिया है नेचुरली या किसी भी कारण से उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो ह्यूमन बींग्स वहीं खत्म हो गए। तो अब आखिर ह्यूमन बींग्स कैसे हैं? जो ह्यूमन बींग्स 1800 ईस्वी में जिंदा थे वो सभी अब खत्म हो चुके हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस है वो आज के डेट में कैसे जिंदा है इस धरती पे? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, ठीक है। द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। There is a large diversity in biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि सर के नोट से पढ़ा रहे हैं, नहीं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा। जितनी भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई ना ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। देखिए इस लाइन का मतलब क्या होगा, हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे इस पूरे अर्थ पे लाइफ जो है ना उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में भी इतनी सारी वैरायटीज है, एनिमल में भी इतनी सारी वैरायटीज है। तो डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ पे। तो इसके अंदर हर ऑर्गेनिज्म ने अपने अपने तरीके से इवॉल्व किया है, अपने अपने तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो क्या इवोल्यूशन आ पाती? क्या ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कर पाते? स्पीसीज इन्वॉल्व कर पाती? नहीं, राइट ना। चलिए आगे देखते हैं। The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it's reproduce। देखिए अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो आप, तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो मैं बोलूंगा कि पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, क्योंकि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी ऑर्गेनिज्म को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, किसी ऑर्गेनिज्म को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जब उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? वो असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलनी बंद हो गई, थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई इन्वायरमेंट में, इंटरनल फिजियोलॉजी में, किसी भी तरह का कोई फैक्टर्स हुए, टेम्परेचर चेंज हुए, हैबिटेट चेंज हुआ, या किसी भी तरह से उसकी जो फेवरेबल कंडीशन थी ना उसमें चेंजिंग आ गए, उसमें जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे, अगर वो बदल गया तो वो सेक्सुअल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे डाइवर्सिटी वाले एरिया में जहां पे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, जहां पर इन्वायरमेंट में चेंजिंग आते रहते हैं, ऐसे चेंजिंग में भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट ना। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself,
ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एक यंग वंश को जन्म देता है जो उसी की तरह है, जो उसी की तरह है, सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। देखिए, ऑफस्प्रिंग ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं और उसके बाद नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, दस देयर इज ए साइकिल, बर्थ ऑफ ग्रोथ एंड डेथ। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर एक साइकिल तो चल रही है। सबसे पहले जन्म होता है, वो ग्रो करते हैं, ह्यूमंस बींग्स में ही देख लो, बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और पढ़ाई कंप्लीट करता है, शादी विवाह होता है, लड़का फैका होते हैं और फिर उसके भी बाल बच्चे होते हैं, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन कर लिया, जनरेशन आगे बढ़ गई और उसके बाद उसके जिसने रिप्रोड्यूस किया था उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक लाइफ साइकिल ही तो चल रही है, यहां पर वही बात बोला जा रहा है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखिए, रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में बनी रहती है। ठीक है, You will study in later in chapter 5 of principle of inheritance and variation, how genetics variation is created and inherited during reproduction। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में और अच्छे से पढ़ोगे कि जब ये रिप्रोडक्शन होती है तो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं, तो उन ऑफस्प्रिंग में हमारे गुण कैसे आ जाते, हमारे जीन कैसे आ जाता। भाई आदमी का बच्चा है तो आदमी ये ना होगा, हाथी घोड़ा थोड़ा ना पैदा होगा, तो वह जीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में। ठीक, चलिए। There is a large diversity in biological world and each organism has involved its own mechanism to multiply and produce offspring। देखिए, जो जो हमने नोट्स में कवर किया था ना वो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको मैं नोट्स में पढ़ा चुका हूँ। देखिए, इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने तरीके से इवॉल्व हुआ है, हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने तरीके से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, The organism's habit, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it's reproduce। ठीक है, किस कंडीशन पे वो सरवाइव कर पा रहा है उसके बेसिस पर वो इन्वॉल्व हुआ है, किस तरीके से उसे रिप्रोड्यूस करना है, कब उसे रिप्रोड्यूस करना है, किस इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस करना है, ये सब हो गए उसके पर्सनल फैक्टर्स। ये सब क्या हो गए, उसके पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, तो इन सब पे डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन। बेस्ड ऑन वेदर there is participation of one organism या two in the process of reproduction, it is of two type। जो रिप्रोडक्शन के टाइप है वो दो तरीके के हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो किस पर बेस्ड है कि भाई एक पेरेंट इन्वॉल्व है या दो पेरेंट। ठीक है, आगे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है उसको करने के लिए या तो कोई एक पेरेंट आगे आ रहा है या फिर कोई दो ऑर्गेनिज्म के फ्यूजन से एक नया ऑफस्प्रिंग बनना है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। जब कभी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में तो रिप्रोडक्शन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब कभी भी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो तो उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो रिप्रोडक्शन होगी असेक्सुअल, जब दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तो रिप्रोडक्शन होगी सेक्सुअल। चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, asexual reproduction, when offspring is produced by single parent with या without the gamete formation, the reproduction is asexual।
ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब एक ऑफस्प्रिंग का मतलब द बेबी, आप अपने आप से रिलेट करते चलिए, बच्चा, लइका फैका, आप अपने आप से रिलेट करते चलिए, ह्यूमन से रिलेट करते चलिए चीजों को, तो अच्छे से समझ में आएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है एक सिंगल पेरेंट के द्वारा विथ या विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन, एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में गैमेट बन भी सकता है और गैमेट नहीं भी बन सकता है। बिल्कुल सही साफ सुथरा बात है कि गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन जो मेन थिंकिंग है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग बनाती है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट। वो क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का मिलना, फ्यूजन होना, इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये जब होगा तो रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। ये जब होगा तो रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। और जब फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिलेंगे, उनके मिले बिना ही नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, तो रिप्रोडक्शन होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन टू ऑफस्प्रिंग opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब दो पेरेंट, अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? देखिए, ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट, आपस में फ्यूज होंगे, सिनगैमी का प्रोसेस होगा, क्या बना लेंगे? जाइगोट। क्या बना लेंगे? जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट किस कंडीशन में होता है? 2n कंडीशन में, और ये हैप्लॉइड होते हैं, n कंडीशन में होते हैं। चलिए कि कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या एक ऑर्गेनिज्म है जो पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर दो ऑर्गेनिज्म है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बेसिस पर रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। When offspring is produced by a single parent with या without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। ठीक है, देखिए एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि गैमेट बनेंगे भी या नहीं भी बनेंगे। असेक्सुअल में गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन फ्यूजन कभी नहीं होगा। फ्यूजन जहां होगा वहां हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, when two parent opposite sex participate in the reproductive process and also evolve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। ठीक है, जब दो पेरेंट जिनका अपोजिट सेक्स हो, एक मेल हो एक फीमेल हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे असेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और नेक्स्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो देखिए, चलिए देखते हैं, ये रहा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करता है। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऑफस्प्रिंग भले ही एनसीईआरटी वर्ड यूज किया, में यूज किया है, लेकिन ऑफस्प्रिंग और क्लोन अलग अलग वर्ड है। ऑफस्प्रिंग वो होता है जो पेरेंट से सिमिलर हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेबीज के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्लोन एक ऐसा वर्ड है जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के न्यू जनरेशन बन के आती है ना, नए ऑफस्प्रिंग जो बन के आते हैं वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की, उन्हें हम बोलते हैं क्लोन। समझ में आ गया होगा। जनरली मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होते हैं। ठीक है,
As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copy of their parent. देखिए, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना वो ना ही सिर्फ आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक जैसा होने के साथ साथ वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट सेम, सिमिलर का मतलब होता है मिलते जुलते। सो क्लोन वर्ड यूज किया जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals. अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दैट क्लोन इज ए मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल विच इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर इज सिंगल पेरेंट इज इवॉल्व। चलिए अब यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। देखिए, स्क्रीनशॉट्स लेना है, ले लो। In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parent. देखिए, एक सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। एज ए रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग होगा ना वो ना ही सिर्फ एक जैसा दिखता होगा बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की, कार्बन कॉपी होगा ना। तो इन कार्बन कॉपी को हम एक नाम से बुलाते हैं जो कि है क्लोन, ठीक है, जो कि है क्लोन। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals. अब देखो क्लोन की डिफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आपके सामने कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। देखो अब ये जो डायग्राम बी है ना वो आपको दिखा रहा है बाइनरी फिजन को। किसको दिखा रहा है? बाइनरी फिजन को। जब हम बाइनरी फिजन पढ़ेंगे तब इस डायग्राम को पढ़ेंगे और जब हम पार्टिकुलर बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस डायग्राम को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Asexual reproduction is common among single cell organism and in plants and animal with relatively simple organization. Asexual reproduction is common among single-celled organism and in plants and animal with relatively simple organization. देखिए, अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो ट्राई करेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर कहाँ देखी जाती है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर और कुछ प्लांट्स और एनिमल के अंदर, जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। In protists and monerans, the organism are the parent cell divides into two to give rise to new individuals. आप प्रोटिस्टा की बात कर लीजिए, आप मोनेरा की बात कर लीजिए, इनमें जो ऑर्गेनिज्म है या फिर आप कह सकते हो जो पेरेंट सेल है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा या दो नए इंडिविजुअल बना लेंगे। मैंने आपसे कहा था ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है? एग्जैक्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। और वो कभी भी मरते नहीं है, वो क्या करते हैं? वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो जब ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएंगे तो वहां कुछ बचेगा नहीं बचेगा। उनका एक बॉडी था, ये इनका एक बॉडी है, दो हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा तो यहाँ कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये वही चीज बताई जा रही है जो प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंडर जो ऑर्गेनिज्म है या जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करते हैं टू न्यू इंडिविजुअल्स में, ठीक है। Thus, in these organisms, cell division is itself of a mode of reproduction. इसलिए इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल डिवीजन है वही एक तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्रोटिस्टा मोनेरा, इनके अंदर जब सेल डिवाइड करता है, जब एक सिंगल सेल है वो आपस में दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर गया या फिर मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर गया,
उसी को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सेल डिवीजन ही जो है वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन के वजह से ही रिप्रोडक्शन हुआ। ओके, कोई गैमेट नहीं बना, किसी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ऑफ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organism। अब हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां तक फैला हुआ है, किन किन ऑर्गेनिज्म में हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यानी कि अलग अलग हम ग्रुप देखे ऑर्गेनिज्म के तो उन सभी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में देखा जाता है। ठीक है, asexual reproduction is common among single cell organism and in plants and animal with relatively simple organization। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा बात है, बिल्कुल सीधी बात है कि जो asexual reproduction है वो हमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जैसे कि हम कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में जिनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जैक्ट कॉपी हद तक सिमिलर है। ठीक, in protist and moneras the organism are the parent cell divide by mitosis into two to give rise to new individuals, figure 1.2। thus in this organism cell division is itself of a mode of reproduction। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा और मोनेरा का। जो प्रोटिस्ट और मोनेरन्स होते हैं ना, उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो पेरेंट सेल होते हैं वो अपने आप को दो सिमिलर इंडिविजुअल में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले वाला ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो जाएगा ना, जब जो वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, फिर पहले वाला ऑर्गेनिज्म तो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो जब पहले वाला पार्ट खत्म हो चुका है तो सेल ने डिवीजन कर लिया। तो इसलिए कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ऑफ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन से ही कई सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ यहां पर सेल जो है वो कैसे डिवाइड करते हैं, सेल विल डिवाइड्स इनटू टू इंडिविजुअल बाय द माइटोसिस। ठीक है, चलिए अब आप इस फिगर को देखिए, यहां पे हो रहा है बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन में हमारे पास एक अमीबा है और अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस है। अमीबा के अंदर क्या है, अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये धीरे धीरे दो हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पे धीरे धीरे दो हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो चुका है और न्यूक्लियस इस स्टेज पर पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद से क्या होगा, जो ये साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आएगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आएगा और ये बीच से थोड़ा और पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच से थोड़ा और पतला हो जाएगा और पतला होने के बाद से आसानी से टूट जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए दो हिस्सों में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर चुका है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होते ही अलग होते ही दो नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे जो कि टू डॉटर सेल है। किसमें है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। इसके साथ साथ एक बार आप बॉर्डिंग भी देख ही लो। ये जो बॉर्डिंग हो रही है इसको भी आप देख लो। यहाँ पे जनरली बॉर्डिंग के अंदर एक उभार आने लगता है। देखिए बॉर्डिंग में सिमिलरली एक वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये आगे जाके इसमें उभार आने लगता है। बॉर्डिंग के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उसमें थोड़ा सा उभार आता है। तो उभार आते ही ये जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है तो ट्राई करता है कि अपने आप को उभार में सेंड कर सके। अब देखो नेक्स्ट लेवल में आप देख सकते हो पूरी तरह से अपने आप को सेंड कर लिया है, डिवाइड कर चुका है। आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस, ये रहा आपका न्यूक्लियस फर्स्ट और ये रहा आपका न्यूक्लियस सेकेंड। तो यहां पर एक ही न्यूक्लियस था जो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक अलग हो गया और एक पेरेंट सेल में ही रह गया। तो ये जो न्यूक्लियस है ना जो डिवाइड हो चुका है और पूरी तरह से बर्ड क्रिएट हो चुका है। कुछ टाइम तक ये बर्ड यहां पर अटैच रहेगा और फिर मैचुरेशन के बाद ये बर्ड यहां से डिटैच हो जाएगा और एक नया ईस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ईस्ट का एग्जांपल लिया है इसलिए मैं ईस्ट का नाम ले रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे फिगर मैं आपको इससे समझाऊंगा।
चलिए देखते हैं, पहला है बर्डिंग। तो मैं आपको समझा दूं, आपके पास यहाँ पर एक वैक्यूल है और एक न्यूक्लियस है। ये ईस्ट में बर्डिंग की बात हो रही है, आपको पहले ही बताया था। जनरली बर्डिंग के अंदर जो पेरेंट सेल होते हैं उनमें थोड़ा सा उभार आने लगता है, उभार आते ही वैक्यूल तो वहीं के वहीं रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियस सेल है ना वो आपस में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और डिवाइड होते ही जो उभार वाला पोर्शन है ना वहां पर आना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड होके एक हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे उभार क्रिएट हुआ है, और एक हिस्सा उसी पेरेंट सेल में रह जाएगा। जैसे ही उभार वाले हिस्से में न्यूक्लियस चला जाएगा तो ये जो उभार क्रिएट हुआ है ना वहां से उभार डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ में आ गया? चलिए बर्डिंग का एग्जांपल क्या है? बर्डिंग का एग्जांपल है इस, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि यहां पर मैं कुछ स्मॉल प्लांट्स और फंजाई में कौन कौन से टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट के अंदर आपको बर्डिंग देखने को मिलता है जिसमें डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स, ठीक है, डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं बाइनरी फिजन। अब क्या है बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट की बॉडी है ना वो दो हॉप्स में डिवाइड कर जाती है, जो पेरेंट की बॉडी है वो दो हॉप्स में डिवाइड कर जाती है, जैसे कि हमने देखा था बाइनरी फिजन में, ठीक है, याद रखो यार, भूल जाओगे तो कैसे काम चले। अब अगला है जूस्पोर्स, एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अब भाई ये जूस्पोर्स क्या है, चलिए आपको इजीली बताता हूं। क्लेमाइडोमोनास में होते हैं, ये ध्यान रखना, दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकते हैं। देखिए जूस्पोर्स में क्या पाया जाता है, जूस्पोर्स में फ्लैजेला पाया जाता है। सभी जूस्पोर्स के पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है। ये आगे बढ़ेगा क्योंकि इसके पास फ्लैजेला है, इस ससुरे के पास टोंगरी के जैसन स्ट्रक्चर्स है, फ्लैजेला है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर ही अंदर बहुत सारे सेल डिवाइड हो रहे हैं, इसके अंदर ही अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स बन रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस जूस्पोर्स की जो लेयर है वो फट जाएगी और इस जूस्पोर्स की जो लेयर है वो खत्म हो जाएगी, और फिर बहुत सारे नए जूस्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया जूस्पोर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनमें नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, आपको पता चल गया ना कैसे बनते हैं। चलिए दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। मोटाइल मतलब जो मूव कर पाते हैं, और मूव क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजेला है। अब हम देखेंगे कोनिडिया। अब हम क्या देखेंगे, कोनिडिया। ये रहा आपका कोनिडिया। ये जो चैन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है ना इसी को बोलते हैं कोनिडिया। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कोनिडिया। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है ना इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना इसको बोलते हैं हाइफी। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं हाइफी। ये जो कोनिडियोफोर है ना ये चैन को स्टेबिलिटी देता है, वरना ये चैन गिर जाएगी। इस चैन को स्टेबिलिटी देने के लिए, इस चैन को स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए कोनिडियोफोर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ हम लोग जूस्पोर्स भी देख ही लेते हैं। देखिए सभी जूस के पास अपना अपना फ्लैजेला होता है। सभी जूस्पोर्स के पास क्या होता है, अपना अपना फ्लैजेला होती है। किसी एक के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि वो अंदर ही अंदर डिवाइड करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जूस्पोर के पास जो लेयर है ना वो हट जाएगी और सभी जूस्पोर्स बाहर आ जाएंगे और नए इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद देख लो बर्डिंग। इसके बाद देखते हैं बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, ऑलरेडी हम बर्डिंग देख चुके हैं। हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है। हाइड्रा का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो एक बर्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है। देखो एक बर्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। कुछ टाइम के बाद, मैचुरेशन के बाद ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। कोनिडिया तो हमने देख ही लिया था। पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम एक फंजाई के अंदर होता है, नॉन मोटाइल। आपने देखा जो कोनिडिया था ना उसमें चैन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा था, एक्सोजेनियस स्पोर्स इन चैन। ये कुछ स्पोर्स के जैसे देखने को मिलता है और चैन लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, इसलिए इन्हें एक्सोजेनियस स्पोर्स इन चैन कहा जाता है। और नॉन मोटाइल अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, इसलिए नॉन मोटाइल है। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। एग्जाम्पल क्या
क्या है, पेनिसिलियम। अब अगला है जेम्यूल। अब आप सोचोगे भाई जेम्यूल क्या है, भाई जेम्यूल कौन सा स्ट्रक्चर, देखिए जेम्यूल का एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस। जेम्यूल क्या है, स्पॉन्जेस। अब आप देख लो जेम्यूल कहाँ मिलेगा। अब जेम्यूल आपको कहाँ मिलेगा, आपको दिखाते हैं, फिगर आप देख लो, ये फिगर देख रहे हो ना, फिगर आप देख लो, स्पंज के अंदर ये देखो, स्पंज के अंदर जेम्यूल देखने को मिल रहा है। ये जो बाहर स्ट्रक्चर्स है ना कांटों के जैसी, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिक्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। इसके बाद इसके अंदर स्पोर्स के जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क्योसाइट्स। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं जेम्यूल्स। तो इसी के अंदर डिवीजन होता जा रहा है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने किसकी बात की, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं ना, जो फंजाई होते हैं, उसकी बात की। चलिए हम बात करते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हायर प्लांट्स के अंदर होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं उसे, जो रनर राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स, ये सब क्या है, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। सो जनरली रनर क्या होता है, रनर इज ए स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। रनर क्या है, रनर इज ए स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही माना जाता है। और जिन स्ट्रक्चर्स की वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो पाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो पाता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। जैसे कि रनर की वजह से एक नया प्लांट्स बन जाएगा, तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। राइजोम किस में प्रेजेंट होता है, जिंजर में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। शक्कर मिंट में, ट्यूबर पोटैटो के अंदर आपको कैसा स्ट्रक्चर क्या है मिलता है, आपका जनरली आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो जनरेशन को आगे बढ़ाए, आगे जो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे। ऑफसेट का नाम काफी डिफिकल्ट था इसलिए नहीं लिखा, एग्जांपल याद कर लो, वाटर हाइसेंट। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपका होगा वाटर हाइसेंट। ठीक है, बल्ब्स ओनियंस के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये सब क्या है, बल्ब्स, ऑफसेट, ट्यूबर, शक्कर, राइजोम। ये हनी सिंह के गाने नहीं है, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है, जिनके वजह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो पाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Many single cell organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grow into an adult. Example है amoeba and paramecium। कई सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, और हर एक पार्ट बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। ठीक, in yeast the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms या cell। ठीक है, देखिए ईस्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता था, बर्डिंग। यहां पर डिवीजन जो है अनइक्वल होता है, स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, तब तक उस पर्टिकुलर पेरेंट सेल से अटैच रहेगा जब तक वे मैच्योर नहीं हो जाते। जैसे वे मैच्योर होंगे वो क्या हो जाएंगे, दे विल गेट सेपरेटेड। ठीक है, और मैच्योर कर जाएंगे नए ईस्ट के ऑर्गेनिज्म में। ईस्ट का एग्जांपल लिया है इसलिए ईस्ट ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, नहीं तो कह सकते हैं मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, या आप सेल भी बोल सकते हो। चलिए सेम चीजें, सेम लाइन वही यहां पे लिखी हुई है, देख लेते हैं। Many single cell organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grow into an adult। Example है अमीबा और पैरामीशियम। ठीक, कई सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल्स टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाता है और दो डॉटर सेल हमें मिल जाते हैं। डिवीजन के बाद वो हर एक डॉटर सेल बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे ईस्ट के एग्जांपल पे।
In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached to initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organism या cell. ठीक है, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में जो डिवीजन है ना वो सेल की वो अनइक्वल है, स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे और बर्ड्स तब तक अटैच रहेंगे जब तक इनकी इनिशियली स्टेज मैच्योर ना हो। जैसे ही मैच्योर होगा ये वहां से डिटैच हो जाएंगे सेपरेटली, एक नया अलग इंडिविजुअल एक या एक नया सेल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद है under unfavorable condition the amoeba withdraw its pseudopodia and secrete a 3-layer hard covering cyst around itself। चलिए चलिए इसके बाद क्या है, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू कर लेगी, लेकिन फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई भाई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्टर से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आ गई तो जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल हो गई, अब उससे रिप्रोड्यूस नहीं करा जा रहा तो अमीबा क्या करेगी, 3-लेयर हार्ड कवरिंग या उसे आप सिस्ट भी बोल सकते हो, अमीबा अपने आसपास बना लेगी जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। देखिए जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, हैबिटेट में चेंज आ गया, किसी भी तरीके का चेंज आ गया तो अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने अपने आसपास एक सिस्ट बना लिया, 3 लेयर वाली एक लेयर बनाकर अपने आप को कवर कर लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। When favorable condition return, the encysted amoeba divides by multiple fission and produce many minute amoeba या pseudopodospores. The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up to into many amoeba। देखिए जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी, देखिए जैसे पहले अमीबा फेवरेबल कंडीशन में कैसे कर रही थी, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो अपने आसपास को लेयरिंग किया, अपने आसपास को प्रोटेक्ट किया कवरिंग करके, और उसके बाद जैसे ही वापस से फेवरेबल कंडीशन आ गई तो अमीबा ने क्या किया, यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस किया और कई सारे अमीबा बनते हैं, छोटे छोटे या फिर उसको आप स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी बोल सकते हो। स्यूडो मतलब फार्स। इसके बाद जब अंदर ही अंदर बहुत सारे बनने लगे तो अमीबा के अंदर मल्टीपल फ्यूजन की वजह से इतने सारे सेल बनने लगे हैं तो ये अमीबा की जो कवरिंग थी ना खत्म हो जाएगी, क्योंकि बस्ट हो जाएगा, और जहां पर भी ये सिस्ट वाल फटेगा तो जितने भी अंदर स्पोर्स थे आसपास बिखर जाएंगे, आसपास के सराउंडिंग मीडियम में फिर ग्रो करेंगे ताकि वो बहुत सारे नए अमीबा को बना सके। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्पोरियोलेशन। ठीक है।